मेरा नाम के मोहन। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज का जो वीडियो है हमारा काला पानी यानी कि सेल्युलर जेल पर बनने वाला है। ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर हमारे हिंदुस्तान के सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों का खून लगा हुआ है, जिन्हें आजादी दिलाने के लिए इन्होंने जेल के अंदर भी और जेल के अंदर जाने से पहले बाहर भी खूब ताकत से अंग्रेजी शासन की नींव को हिलाने का प्रयास किया, पूरी ताकत लगाई। और अंग्रेजी शासन इतना ज्यादा इनसे डर चुका था कि कोई बम बनाने में एक्सपर्ट हो गया था, कोई हथियार बनाने में एक्सपर्ट हो गया था। किसी की स्कीम्स और प्लानिंग इतनी जबरदस्त थी कि इन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। देश को आजादी दिलाने के लिए दो स्तंभ चल रहे थे। एक वो स्तंभ जो अहिंसा का नाम लेकर बाहर से पूरी ताकत से देश से लड़ रहा था, देश में जो ऑलरेडी ब्रिटिश सरकार थी उससे लड़ रहा था। और दूसरा स्तंभ वो था जो हिंसात्मक तरीकों से ब्रिटिश शासन जब हमारे देश के उन महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी उनकी बातें नहीं सुन रहा था, तो उन बहरे लोगों के कानों में आवाज भेजने के लिए इन स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस सेल्युलर जेल की जब मैंने पूरी स्टडी करी दोस्तों, तो सही में मेरे खुद के दिल में इतना दर्द हुआ कि इतना अत्याचार भारत के स्वतंत्र सेनानियों पर हुआ। इनकी पूरी स्टडी करी तो सबसे पहली चीज क्या है कि एक पोयम याद आती है यहां पर, जिसमें क्या लिखा था, ध्यान दीजिएगा। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। इस पोयम को देश के हर एक नौजवान स्वतंत्र सेनानी ने सच में अपने खून से लिखा और उसे देश को आजाद कराने के लिए अपनी हर हद को पार कर दिया। अंग्रेजी शासन इतना डर चुका था कि उसे अपनी नींव को बचाने के लिए सेल्युलर जेल यानी कि इन लोगों को देश से इतनी दूर भेजना था कि असल में ये भूल जाएं और देश के अंदर वापस ना आ पाए, और वहीं इनकी जो अंदर स्वतंत्रता दिलाने की ताकत है वो टूट जाए। अंग्रेजों ने शोषण करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी दोस्तों। इसी वजह से उन्होंने पानी, काला पानी की सजा या सात समुद्र पार की सजा या सेल्युलर जेल, अलग अलग नाम दिए गए, जिसके अंदर भारतीयों की कमर तोड़ने के लिए, भारतीयों के स्वतंत्र सेनानियों को डराने के लिए सारे प्रयास किए गए। तो वीडियो शुरू होने से पहले दोस्तों IAS विद हरि मोहन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक, ट्विटर अकाउंट पर आप हमें शेयर कर सकते हैं, और कोई भी डिटेल की रिक्वायरमेंट हो तो आप गिवन कॉन्टेक्ट नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। नीचे डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि काला पानी की सजा असलियत में क्या है, फिर हम बताएंगे किसको दी जाती थी, कितने लोग इससे ग्रस्त थे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, द सेल्युलर जेल, जो कि काला पानी के नाम से जानी जाती है, इंग्लिश में ब्लैक वाटर्स के नाम से इसे बोला जाता है, अंग्रेजी शासन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आइलैंड पर दी जाती थी। ये जो सजा है ये उन लोगों को दी जाती थी जिनको देश के अंदर रहते हुए ब्रिटिश शासन से या ब्रिटिश शासन को जिन नेताओं से डर लग रहा था और उनके नियमों के अनुसार ये स्वतंत्रता के सभी आंदोलन पूरी पुरजोर के साथ चला रहे थे। इस काला पानी की सजा के अंदर जो मेन नाम है, वैसे तो हजारों सेनानी थे और हर एक सेनानी बहुत मेन ही था, क्योंकि आजादी के लिए हर एक व्यक्ति ने अपनी कमर पर जो कोड़े खाए, जो मार खाई, जो खून बहाया, उसकी कोई आज के दिन बदला या कोई कीमत नहीं चुका सकता। सिर्फ एक कीमत थी उसकी, आजादी, आने वाली पुश्तों को एक स्वतंत्र हवा में सांस लेने की छूट मिलना। दोस्तों गुलामी बहुत खतरनाक होती है, इसके अंदर सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने बलिदान दिया, तब जाकर आजादी मिली। सैकड़ों लोगों ने भूख हड़ताल करी, सैकड़ों लोगों ने अपने आप को, अपने बचपन को न्यौछावर कर दिया इसके अंदर। ऐसे ही आजादी नहीं मिलती है दोस्तों। तो उसके अंदर बटुकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ला, विनायक दामोदर सावरकर,
और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने इंडिया के मूवमेंट्स के अंदर, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में ताकत लगा रखी थी, उन सभी को काला पानी की सजा हुई। जो लोग भगत सिंह के साथ थे, जो 26 लोग पकड़े गए थे, उनमें से भी कुछ को काला पानी की सजा हुई। जो अलग से पकड़े जाते थे, जो अखबार मीडिया इनकी आवाज नहीं सुनता था, इनको नहीं मानता था, उसे उठा करके काला पानी की सजा दी जाती थी और ब्रूटल पनिशमेंट माना जाता है। दोस्तों, असल में 1857 के अंदर, 1857 के अंदर जब अंग्रेजों को या अंग्रेजों ने देख लिया कि भारतीयों को दबा पाना मुश्किल नहीं है, तब से उनके दिमाग के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात चल रही थी, सोच चल रही थी कि कैसे इसे चलाया जाए। और 1896 में बनाना शुरू किया और 1906 के अंदर बननी शुरू हुई, बनकर तैयार हुई, जिसमें बताया जाता है लगभग 5.5 लाख रुपए का, 5.5 लाख रुपए का उस समय के अनुसार, उस समय की करेंसी के अनुसार खर्चा आया था। तो इतना जबरदस्त ये काला पानी की सजा थी कि इन्होंने भारतीय शासन के अंदर, भारतीय संविधान, जो बेसिकली आजादी के मूवमेंट में लोग थे, उनको डराने की पूरी पुरजोर ताकत लगा रखी थी। तो चलिए नक्शे में देखते हैं असलियत में ये है कहां। तो सबसे पहली चीज, ये हमारा प्यारा भारत है दोस्तों। यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत के इस हैदराबाद, बेंगलुरु, कोयम्बटूर के यहां पर इतनी दूरी पर ये अंडमान निकोबार आइलैंड स्थापित है, द्वीप समूह स्थापित है, जिसके चारों तरफ ये नीले नीले रंग का, ऑब्वियसली आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, ये पानी है, जिसके अंदर ये सजा ऐसी थी कि कोई भी क्रिमिनल आज तक के रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार से इस जेल को तोड़ नहीं पाया था, इस जेल से बच के नहीं भाग पाया था। अब असलियत में ये जो बिंदु जितना छोटा सेक्शन दिख रहा है, ये भी लगभग बड़ा है, इतना छोटा नहीं है। तो यहां पर ये अंडमान का आपके पास एक नक्शा आता है। इस अंडमान के नक्शे के अंदर हमारे पास ये पोर्ट ब्लेयर के अंदर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर ये जेल स्थापित थी। अब इसके अंदर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में ये यहां पर ये पोर्ट है, जहां पर ये काला पानी के लिए सजा के लिए स्थान मुहैया करवाया गया था। ये इस तरीके की जेल थी जिसके एंट्रेंस को इस प्रकार से, यहां पे समुद्र था और एक छोटा सा गेट खुलता था जो सिर्फ और सिर्फ पानी के जहाजों के लिए खुलता था और एंट्री और एग्जिट यहीं से होती थी इस जेल की। इस जेल के लोगों को सिर्फ यही रास्ते से निकलने का मौका मिलता था। इसके अंदर ये जो पोर्ट ब्लेयर का ये जो सेक्शन है जेल का, ये इतना खतरनाक था कि इसको जब लाया जाता था ना, तो सेना, जो सैनिक, जो संविधान, जो बेसिकली आजादी के लिए लड़ने वाले जो संग्राम में लोग थे, इन्हें दिखाया जाता था, देखा जाता था कि समुद्र में इस जहाज के थ्रू भेजने में कितना समय लग गया और चारों तरफ कितना समुद्र है। तो ये इनकी जो मंशा होती थी भागने की, ये यहीं पर ही खत्म हो जाती थी। जब ये मंशा यहीं पर खत्म हो जाती थी तो मतलब ही नहीं बन पाता था कि कोई इस जेल को तोड़कर भागने की सोचे। अब इस बात का फायदा उठाया जाता था, इस बात का फायदा उठाया जाता था और इस जेल के अंदर खूब यातनाएं दी जाती थी, खूब यातनाएं, यानी कि कोड़े मारे जाते थे बुरी तरीके से। इनको अनहाइजीनिक जीवन जीना पड़ रहा था। एक तरफ वो लोग थे जो अंग्रेजी शासन के अंदर भी पकड़े गए, कुछ बेसिकली अंग्रेजों को भी सजा मिलती थी, जिन्हें साफ कपड़े, साफ खाना, स्वच्छ हाइजीनिक टॉयलेट, बाथरूम, ये सब सुविधाएं दी जाती थी, जबकि इनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। इन्हें बहुत गंदगी में रहना पड़ता था। बोरी होते ना, कट्टे दोस्तों, उनके सूट दिए जाते थे, ऊपर टी शर्ट बना दिया और उसी का निक्कर बना दिया और उससे इनकी खाल तक छिल जाती थी। इतना इनको पीटा जाता था, इतना इनको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। अब अगर बात की जाए तो इनसे दिन भर कोलू में तेल पिलवाया जाता था। तेल पिलवाने के बाद नारियल तोड़वाए जाते थे। जानकर जो व्यक्ति इस पार्ट को पूरा नहीं कर पाता था तो उसे बुरी तरीके से पीटा जाता था और इतनी बुरी तरह पीटा जाता था कि उसे अस्पताल ले जाया जाए। तो इस काला पानी की सजा के अंदर जो ये जेल के एडिफाइस बनाई गई थी, इसके अंदर दोस्तों पूरे के पूरे अस्पताल का भी सभी शासन जो बेसिकली इस्तेमाल किया जाता था। और आज के दिन तो कुछ बिल्डिंग के अंदर हॉस्पिटल ही चलता है 500 बेड्स का।
खैर, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रिमोट आइलैंड था, ये सिर्फ और सिर्फ काला पानी की सजा जो थी उन लोगों के लिए थी जो बेसिकली इनकी नाक में दम करे हुए थे अंग्रेजी शासन के। तो ये एक तरीके से उनके लिए धमकी होती थी कि अगर नहीं माने तो तुम्हें वहां पर भेजा जाएगा। इसके बाद जब इन्हें वहां पर भेजा जाता था तो वापसी की कोई तरीके नहीं होते थे। ये एक तरीके से हाई सिक्योरिटी प्रिजन थी। 1857 के बाद जितने भी स्वतंत्र सेनानी थे उनको डराने के लिए एक हाई सिक्योरिटी जेल बना ली। और कहा जाता है कुछ हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे कमजोर भी लोग थे जो इस जेल की सजा के नाम से अपने देश के सामने देश को गुलामी को ही स्वीकार किया। इन्होंने कभी विद्रोह या विरोध नहीं किया। अन्यथा इतनी आबादी थी कि मुट्ठी भर अंग्रेजों को अगर इकट्ठे हो जाते तो रोक पाना बहुत मुश्किल था। इनको 1 मिनट के अंदर भगाया जा सकता था। लेकिन दोस्तों, कमजोरी बहुत बड़ी चीज होती है डराए रखने के लिए। फूट बहुत बड़ी चीज होती है। तो यहां पर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता था, बहुत हार्श ट्रीटमेंट दिया जाता था, बहुत हार्श ट्रीटमेंट दिया जाता था। और जेल की जो एडिफाइस बनाई गई थी वो जानकर ऐसे आइसोलेट सेक्शन में बनाई गई थी, इतनी दूरी पे बनाई गई थी कि या तो चारों तरफ मिलेगा तो जंगल मिलेगा, दूसरी तरफ जाओगे तो जंगली जानवर हैं, और वापस समुद्र की तरफ भागोगे तो कितना तैरोगे और कहां तक तैरोगे। तो इतना गंदा ट्रीटमेंट था, बहुत ज्यादा। अब जैसे इसके अगर सेंट्रल जेल या सेल्यूलर जेल की बात करते हैं, सेंट्रल नहीं है, गलत बोल गया, सॉरी मैं। यहां पर ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, यहां पर इस तरीके की 7 पैनल बनाए गए, 7 विंग्स बनाए गए थे। हर एक विंग को 3 माला इमारत बनाया गया था। 3 माला इमारत के अंदर कमरों का साइज जो था लगभग जो था 4.5 बाई 3.25 फीट का था। 4.5 फीट लंबा कह लीजिए, या ये बेसिकली 14.8 फीट और 8.9 फीट चौड़ाई कह दीजिए, ये इसकी हाइट थी। इसमें हवा के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की लगा दी गई थी जिससे हवा आती जाए, और इन्हें भागने का भी कोई वो नहीं था, डर नहीं था कि भागेंगे तो बाहर भी मारे जाएंगे। इस जेल के अंदर दोस्तों 696 सेल बनाई गई थी। और सबसे बड़ी सेल की सबसे बड़ी यूएसपी थी, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि इस सेल के अंदर से एक सेल में एक आदमी को रहने दिया जाता था, क्योंकि अगर ये आपस में बात करेंगे तो ऐसा इनका मानना था कि ये बेसिकली कोई ना कोई आजादी के लिए, मूवमेंट के लिए लड़ाई लड़नी शुरू कर देंगे और जेल के अंदर ही दिक्कतें करनी शुरू कर देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में इन लोगों को एक जेल में, एक सेल में एक व्यक्ति को रखा जाता था, आपस में बातें नहीं करने दिया जाता था। इसके जो 7 विंग्स हैं, प्रत्येक विंग जो था 3 मंजिल के अंदर बना हुआ था और इतनी बढ़िया तरीके से इसे गार्ड किया गया था। यहां पर ये गार्ड का सेक्शन था, बीच में सेक्शन बना दिया जहां पर पूरी तरीके से चारों तरफ नजर रखी जाती थी कि कल को अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसके साथ क्या किया जा सके। ऊपर से यदि आप इसे बेसिकली इससे देखेंगे, यदि गूगल मैप पर देखेंगे, आसमान से दिखेगा तो ये बेसिकली साइकिल के रिम्स की तरह दिखाई देगा। इसीलिए इसे बाइसिकल व्हील भी कहा जाता था, स्पोक ऑफ बाइसिकल व्हील। ये बेसिकली जो बनाया गया था, इसके लिए जो ईंटें आई थी, ईंटें भी जो थी वहीं से मंगाई गई थी। ठीक है, बिल्डिंग के लिए जो सामान मंगाया गया था वो बर्मा से मंगाया गया था और ये सारा सेक्शन तैयार करवाया गया था। इस सेक्शन के अंदर यहां पर इनके खाने पीने के लिए कोई खास सुविधा नहीं थी, कोई डॉर्मिटोरी नहीं थी, कोई बेसिकली ऐसा सेक्शन नहीं था जहां पर इन्हें अच्छी सुविधा मिले। कोई सुविधा नहीं थी दोस्तों। तेल बनाओ, नारियल तोड़ो, रस्सियां बनाओ और बोरी के कपड़े बनाओ, सफाई करो और जाकर अपनी सेल में बैठ जाओ। आपस में बात तक करना अलाउड नहीं था। इस सेल को अगर अंदर से देखा जाए तो बिल्कुल डिट्टो यही कमरा है, जिसकी चौड़ाई अगर देखी जाए तो वही आपके पास 8.5 फीट है और लंबाई देखी जाए तो वो 14 फीट या 14.5 फीट के आसपास है। और जमीन से अगर देखा जाए तो लगभग ये 3 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई एक सेल है जिससे बाहर की तरफ देखा जा सकता है और बाहर के रवैये को देखा जा सकता है। अपोजिट साइड में एक छोटा सा गेट लगाया गया, अपोजिट साइड में एक छोटा सा गेट लगाया गया ताकि बाहर की हवा ताजी जो भी है इसमें देखी जा सके। इसमें टॉयलेट का कोई सीन नहीं था दोस्तों, कोई टॉयलेट का रास्ता नहीं था, कोई भी रास्ता नहीं था। अब जो अंदर से ये सेल थी एक तरीके से डिप्रेशन का पार्ट बन चुकी थी लोगों के लिए, क्योंकि जिनकी जवानी, बचपन और आजादी की मृत्यु तक
मृत्यु तक इन्हें इसी जेल में रहना था। तो इनकी जो अंदर से आत्मा थी उसको तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी था, और एक तरीके से ये पनिशमेंट का केंद्र था। जिससे दुश्मनी निकालनी है, उठाकर काला पानी की सजा दे दो बिना सोचे समझे। शायद यही कारण था कि भगत सिंह के समय में भी कोर्ट ने डिसीजन लिया कि क्रिमिनल्स के सामने हम कोई बात ही नहीं करेंगे, इनको जेल में पड़े रहने दो, पीछे से हम डिसीजन ले लेंगे, जिसका काफी पुरजोर विरोध हुआ और इसके मात्र कुछ दिन बाद भगत सिंह को फांसी दे दी गई। तो ये इनका नियम था, जो दमनकारी नियम था, बहुत बुरी तरीके से चलता था। अब ब्रिटिश राज्य के अंदर जो इस प्रकार की जो पनिशमेंट दी जाती थी, ये एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर सिर्फ टॉर्चर करना था, मेडिकल टेस्ट करने थे, फोर्स्ड लेबर थी, और बहुत सारे लोग मृत्यु का बेसिकली हाथ थाम चुके थे। लगभग 80,000 पॉलिटिकल प्रिजनर यहां पर लाए गए थे धीरे धीरे करके। अब दिमाग में आएगा कि कुछ जगह पर 600-700 सेल है, तो इतने कैसे? धीरे धीरे आते गए, मरते गए, मारते गए, क्योंकि वापस किसी को कभी भेजा नहीं। कभी नहीं सुनने में आया कि जेल के बनने के बाद में कोई व्यक्ति रिहा होकर कभी गया हो। तो सिर्फ आते थे, मरते थे और बात खत्म, कुछ नहीं था। इसके अंदर इनको सिर्फ अकेले रहने के लिए ही जेल दी जाती थी कि अकेले रहो, कोई बातचीत नहीं, एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। इसके अंदर पीछे से एक बार यह भी था कि कुछ ऐसे लोग थे जिनको सगे परिवार के जो चाचा ताऊ के बच्चे हैं वो भी इसी जेल के अंदर दिख जाते थे कि पता नहीं ये कब बन गया। जिसके लिए बाबा राव जो सावरकर थे, सावरकर साहब के बारे में कहा जाता है कि उनके जो छोटे भाई थे वो भी इस जेल में सजा काट रहे थे, और इस बात का पता उन्हें तब चला जब ये सजा को, खुद की सजा को एक लॉन्ग ड्यूरेशन हो चुका था। तेल निकालकर कोई जो अपना नारियल पीट कर जा रहे थे, नारियल पीट कर जब जा रहे थे तो सामने से इनका भाई दिखाई दिया। उसे देखकर ये टूट गए बुरी तरीके से, क्योंकि जब तक ये जेल में थे इन्हें यह लग रहा था कि इनका परिवार, इनका भाई संभाल रहा है। जब सामने छोटे भाई को देखा तो उस समय सोचिए क्या फीलिंग होगी उस परिवार के लिए, उसने अपने परिवार के लिए क्या दिमाग में आया होगा। ये एक बहुत बड़ी, एक दर्दनाक, भयानक कहानी थी जो कोई बता नहीं सकता। तो इसमें क्या था कि ज्यादातर जो प्रिजनर थे सेल्यूलर जेल के इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे, जिनके नाम हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जैसे फैजल हक हो गया, इसी के बाद योगेंद्र शुक्ला हो गया, बटुकेश्वर दत्त, बाबा राव सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, और भी बहुत सारे लोग थे, और भी बहुत से लोग थे जो इसके अंदर आए थे, जिसमें से त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती हो गया, सुबोध रॉय हो गया, इन सब ने इस जेल के अंदर सजाएं भुगती हैं। अब आगे अगर बात की जाए, सर्वाइविंग कैंपेन ऑफ बागा जतिन वाज ट्रांसफर्ड टू बहरामपुर जेल इन बंगाल बिफोर द मिस्ट्री डेथ इन 1924। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें सर्कुलेट भी करते रहते थे कि भाई यहां आया, यहां पर आने से इससे क्या होगा, बढ़कर दिक्कत होगी, तो इन्हें उठाकर भेज दिया जाए। जैसे कि मैं सावरकर भाइयों की कहानी आपको बता चुका हूं कि आपस में इसी जेल के अंदर थे। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया भी हुआ। एक परमानंद साहब थे यहां पर, परमानंद साहब जी जो ये वाले सर हैं, इनके साथ में क्या था कि जेलर जो था क्या करता था, इनको पूरी जेल के अंदर ना लोगों को गालियां देता था, स्वतंत्र सेनानियों को बहुत गालियां देता था। एक दिन परमानंद साहब को गुस्सा आ गया और इन्होंने उस जेलर को भरे ग्राउंड, इनके बीच में, क्रिमिनल्स के बीच में, जिन्हें मैं आप उनके टाइम पीरियड के क्रिमिनल थे और हमारे स्वतंत्र सेनानी थे, उनके सामने खूब पीटा दोस्तों। इतना पीटा कि इन्हें छुड़ाने के लिए बाकी फौज को, जो बाकी लोग थे, उनको आना पड़ा। और बाकी लोग जब जो परमानंद साहब को पीटने लगे तो परमानंद साहब ने अपनी पिटाई को ध्यान नहीं दिया, जबकि उन्होंने उस जेलर को बहुत बुरी तरह कूटा, इतना कूटा कि बुरी तरीके से क्या बताया जाए। अब क्या हुआ, जब इन्हें पीट रहे थे तो बाकी जो सैनिक थे ये परमानंद जी पर डंडे मार रहे थे। परमानंद जी बेहोश हो गए, इन्हें हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल लाने के बाद दोस्तों, हॉस्पिटल लाने के बाद लगभग कई घंटों बाद इनको होश आया, और होश आने के बाद में जो होश आया और होश आने के बाद में क्या हुआ कि फिर इनको कोड़े मारे गए। वही अंग्रेजों की घटिया नीति, वही अंग्रेजों की घटिया नीति थी। अब क्या है कि मार्च 1868 की बात है, 238 प्रिजनर ट्राइड टू एस्केप, 238 प्रिजनर जो थे किसी जेल से भागने की कोशिश करते हैं। अप्रैल में ऑब्वियसली पकड़े जाते हैं। एक कमिट कर लेता सुसाइड, कुछ ऐसे होते हैं जो फांसी लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों की नीतियों का पता था कि अगर पकड़े गए तो इतनी बुरी तरह इनके साथ शोषण होगा कि उससे अच्छा तो मृत्यु को गले लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें
गवर्नमेंट रिकॉर्ड की, होम डिपार्टमेंट की, तो हमें बहुत सारी चीजें वहां से मिलती हैं, बहुत सारे सीक्रेट मिलते हैं। एक सीक्रेट ये था कि जो इंडियंस थे उनके साथ इतना गंदा व्यवहार होता था कि उनको खाने के अंदर भी गंदगी डाल कर दी जाती थी। गंदगी जैसे कि गंद जगह पे बना रहे, वहीं टॉयलेट किया जा रहा, वहीं खाना बना रहे, बहुत सारे लोगों का जो जनेऊ था जबरदस्ती उतरवाया जा रहा था। तो इस परिस्थिति में इन्होंने उनका विरोध करने के लिए काफी सारे लोगों ने मई 1933 को हंगर स्ट्राइक किया, भूख हड़ताल किया, हंगर स्ट्राइक किया, जिसमें हमारे पास महावीर सिंह जी जो थे, जो एसोसिएट थे भगत सिंह के साथ लाहौर कॉन्स्पिरेसी में, मोहन किशोर नामदास जी जो थे आर्म्स एक्ट में पकड़े गए, इसी के बाद मोहित मोहित्रा थे जो आर्म्स एक्ट के अंदर थे। इन सभी ने क्या किया, विरोध किया कि हम ऐसी घटिया जगह पर खाना नहीं खाएंगे, खाना ना तो बनाएंगे ना खाएंगे, और किसी भी प्रकार का जो शोषण है उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों को सुनने वाला कोई नहीं था दोस्तों, कोई अखबार, कोई मीडिया, कोई शासन, कोई सरकार नहीं थी। इनको बुरी तरीके से पीट पीट कर जबरदस्ती इनके मुंह में खाना ठूसा गया। तो फोर्स फीडिंग की वजह से इन तीनों की डेथ हो गई दोस्तों। इतनी बुरी तरीके से इन पे शोषण हुआ, फोर्स फीडिंग हुआ, सोचिए कितनी बुरी तरीके से इनको पीटा गया कि इनकी डेथ हो गई। तो ये जो सेल्यूलर जेल है, ये इसकी कॉरिडोर है जिसमें छोटे छोटे से सैकड़ों कमरे बना दिए। ये आज की लेटेस्ट पिक है जिसके अंदर बाकी ये सारे रोशनी के इक्विपमेंट्स है। पुरानी पिक्स में ऐसा नहीं होता था, 6 बजते ही अंधेरा और सारे व्यक्ति सोने की तैयारी में। तो ये तरीका था इनको बैत मारने का। सैनिकों के जो स्वतंत्र सैनिक थे उनके कपड़े उतार कर उन पर पीछे से बांध दिया जाता था और इनको तब तक डंडे मारे जाते थे जब तक इनकी सजा पूरी नहीं हो जाती थी। लेकिन आजादी किसी को नहीं मिलती थी, ये सबसे बड़ी बात है। इसके अंदर अलग अलग जो लोग थे अलग अलग सजाओं के नाम पर थे। जैसे उलास्कर दत्त के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ब्रिज को उड़ा दिया था जब मिस्टर पिंगल कैनेडी और वो अपने बच्चों के साथ जा रहे थे, तो इनको भी टॉर्चर किया, 14 साल तक के लिए पनिश किया। इसी के बाद इंदु भूषण रॉय थे, इन्होंने भी क्या किया, सेम ऐसे ही ऑयल मिल के अंदर काम कर रहे थे, वहां पर भी इनके साथ ऐसा ही हुआ। छतर सिंह जी हुए, राम रक्षण हुए, इसके बाद हरिपदा चौधरी हुए, धीरेन्द्र चौधरी, इन सब के साथ किसी के पास पिस्टल मिली, किसी ने आजादी के लिए कोई काम किया, किसी ने कोई, तो सैकड़ों प्रकार के लोगों ने आजादी के लिए सैकड़ों काम किए थे। जिसमें से शेर अली जिन्होंने मारा था इस लॉर्ड मायो को, वायसराय ऑफ इंडिया को मार दिया था 11 मार्च 1872 को। इसके बाद महावीर सिंह जी जो इसके बाद आर्म्स एक्ट में पकड़े गए इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, मोहन किशोर, मोहित मित्रा, ये सारे लोग वो थे जो सजा के अंदर बुरी तरीके से पीड़ित थे। जब इनकी खबर महात्मा गांधी साहब को मिली तो 1937 और 38 के अंदर इन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर बनाया, इतना प्रेशर बनाया कि इन्हें सेल्यूलर जेल के अंदर खाली करना पड़ा 1939 को, और ब्रिटिश सरकार को इन्हें छोड़ना पड़ा। अब क्या हुआ, इतिहास रिपीट हुआ दोस्तों। जो जेल इन्होंने हिंदुस्तानियों को बंद करने के लिए बनाई थी, जापानियों से हारने के बाद इसी जेल के अंदर वॉर प्रिजनर यानी उन्हीं अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को रखा जाने लगा जहां पर ये हिंदुस्तान के स्वतंत्र सेनानियों पर अत्याचार करते थे। अब आ जाती है बात आईएनए ऑक्यूपेशन की। आईएनए ऑक्यूपेशन की बात करें तो यहां पर जापान ने इन्वेड किया अंडमान आइलैंड को, 1942 में कैप्चर किया। उससे पहले 1939 में ये खाली कराया जा चुका था और यहीं पर अंग्रेजों को गुलाम बनाया गया। 1945 में फिर से ब्रिटिश कंट्रोल रिज्यूम हो गया और उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदल गया। इसके अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो अब जब आजादी मिल चुकी थी, आजादी मिलने के बाद जो 7 विंग्स थे, इनमें से 2 विंग्स को तोड़कर 500 बेड्स का हॉस्पिटल बना दिया गया। 500 बेड्स का हॉस्पिटल लोकल पॉपुलेशन के लिए 40 डॉक्टर्स की परिस्थितियों में बनाया गया। जो सेंचुरी ऑफ जेल कंप्लीशन था, इसमें 10 जनवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बेसिकली स्मारक बना दिया हमारे देश के लोगों के लिए, कि जो बेसिकली स्वतंत्र सेनानियों की याद में बनाया गया एक बेसिकली सेंटर बना दिया। आज के दिन यहां पर कई प्रकार के छोटे मोटे शोज होते हैं। इनकी इस शहादत पर जितने भी लोग जो जेल में थे, अटल बिहारी साहब ने रोते हुए एक कविता गाई थी, मैं वो कविता बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। वो कविता थी, जो बरसों तक लड़े जेल में उनकी याद करें, जो बरसों तक लड़े जेल में उनकी याद करें, जो फांसी पर चढ़े खेल में
उनकी याद करे काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोलू में तेल पेरते सावरकर की बलिदानी को। इस परिस्थिति में जब इस पोयम को गाया गया तो सैकड़ों लोगों की आंखों में आंसू थे, और उन स्वतंत्र सेनानियों के लिए आज भी सभी के दिल में वो इज्जत है जो एक सही इंसान के दिल में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहां पर एक काला पानी की सजा से संबंधित सारे पॉइंट्स यहां पर कवर होते हैं। दोस्तों, शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।